हेलो डियर स्टूडेंट, दोबारा से वेलकम बैक। कल हम बात कर रहे थे फलन के बारे में और शायद कुछ हमारे टॉपिक क्लियर हो गए थे और हम दोबारा इसको रिस्टार्ट कर रहे हैं फंक्शन। तो हम फलन पढ़ रहे थे कि फलन होता क्या है और फलन को अलग अलग तरह से समझाया गया, उसका एक्सप्लेन किया गया कि संबंध के द्वारा कैसे फलन को समझेंगे। तो दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। फलन होता क्या है कि फलन कोई ऐसी वैल्यू जो हम इनपुट दे रहे हैं और वही हमें आउटपुट मिल रहा हो, मतलब हमें एक ऐसी वैल्यू मिल रही हो जो यूनिक हो, जो जिसका मान निश्चित हो, उसको हमने फलन बोला था। कल हमने बताया कि एक मशीन के द्वारा समझाया था इसको। एक गन्ने की मशीन ली थी हमने और उसमें दो पोर्शन बनाए थे। इसको बोला था इनपुट और इसको बोला था आउटपुट, जिसमें हमने एक गन्ने को x माना था और इसको मैंने बोला था इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जिसमें गन्ने को मैंने x माना था, इसको ये मशीन है, इसको मैंने f माना था, क्योंकि ये फंक्शन है, काम करेगी। जैसे ही शुगर कैन इसमें इंटर करेगा तो इससे ये वर्क करेगा और इसमें क्या निकलेगा, इसका जूस निकलेगा। इसको मैं ऐसे डिज़ाइन कर देता हूँ और इसको मैंने क्या नाम दिया था, y। इसकी वैल्यू जो आएगी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, y = f(x). x क्या है, जो हमने गन्ना लिया था, और f क्या है, जो मशीन ने इस पर काम किया है। तो ये वैल्यू मान y। इसमें कुछ मैं अलग एक वैल्यू ले लेता हूँ, 1 2 3, कोई भी अलग से। अगर इसमें 1 इंटर करेगा तो फलन इसको मैं मान लेता हूँ कोई मशीन को x²। इसमें 1 इंटर करेगा तो 1 का स्क्वायर क्या मिलेगा, 1। इसमें 2 इंटर करूँगा तो 2 का स्क्वायर मुझे क्या मिलेगा, 4। अगर मैं इसमें 3 इंटर कर रहा हूँ तो 3 का स्क्वायर मुझे क्या मिलेगा, 9। मतलब हमें जो वैल्यू मिल रही है वो फिक्स निश्चित मान मिल रहे हैं हमें। अगर मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, f(x) = x²। अगर मैं इसमें 1 वैल्यू रख रहा हूँ तो 1 का स्क्वायर मुझे 1, 2 रख रहा हूँ 2 का स्क्वायर मुझे 4 एंड 3 इसमें पुट कर रहा हूँ तो 3 का स्क्वायर मुझे 9। मतलब यहाँ से कल एक परिभाषा बताई थी कि x के वे मान जो f के अंदर, इस फंक्शन के अंदर या इसके अंतर्गत हमें जो y का मान है, ये वाला y का मान एक निश्चित, एक अद्वितीय, एक यूनिक वैल्यू प्राप्त हो रही हो, इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, फलन कहा था। ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़े थे और हमने इसको फलन को संबंध के द्वारा समझाया था। अगर हमारी वैल्यू, इस y की जगह वैल्यू हमें एक अनिश्चित वैल्यू प्राप्त हो रही हो, जैसे कि 0/0, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, या 1 की पावर इनफाइनाइट, अगर ऐसे ही वैल्यू, ऐसे मान प्राप्त हो रहे हों तो हम उसको फलन नहीं कहेंगे। उसके बाद हमने कल समझाया था कि संबंध के द्वारा फलन को कैसे एक्सप्लेन। तो हम कल बात कर रहे थे कि संबंध के द्वारा फलन की व्याख्या कैसे की थी, कैसे एक्सप्लेन किया गया। तो यहाँ पर एक संबंध के द्वारा मैंने एक परिभाषा लिखी है। एक संबंध समुच्चय A से समुच्चय B तक संबंध कहलाता है, अर्थात संबंध को ही हम फलन कहते हैं। मतलब अगर कोई दो समुच्चय है मेरे पास, एक A मैंने ये ले लिया है, दूसरा समुच्चय मैंने B ये ले लिया है। ठीक है। इन दोनों के बीच का जो संबंध है, ये संबंध जो R है, ठीक है, इस संबंध को ही हम क्या बोलते हैं, फलन कहते हैं। लेकिन कब, जब समुच्चय A के अवयव की समुच्चय B में, समुच्चय A का अवयव, समुच्चय A का अवयव कौन है, ये A वाला, समुच्चय B में, समुच्चय B कौन सा है, ये, में केवल और केवल इसकी एक ही इमेज होनी चाहिए। एक ही इमेज का मतलब है केवल इसका संबंध केवल इसके एक ही अवयव से होना चाहिए। ठीक है। इस घर में, इस समुच्चय में, इसके जो ये आदमी है A, इसका केवल केवल इसका एक ही रिश्तेदार यहाँ पर इसमें होना चाहिए। ठीक है। अब इस फलन को ही हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे दर्शाते हैं इस संबंध को, f such that A to B, ये कल भी बताया था, f such that A to B। इस बिंदु को, इस पॉइंट को बोलते हैं such that, हिंदी में बोलते हैं इसको जैसे कि, और इस तीर को जो एरो का निशान है इसको बोलते हैं A to B, F such that A to B।
ठीक है। अब यहाँ पर भाई ये दो लोग हैं, समुच्चय ए में कौन है, ए है, समुच्चय बी में कौन है, बी है, ठीक है। इनके कुछ ना कुछ तो नाम होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो बी फलन है, जो ये समुच्चय बी है, इसमें जो अवयव बी है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे जो समुच्चय ए है इसके अंदर कौन बैठा है, ए, इसकी इमेज बोलेंगे। इसको बी को क्या बोलेंगे, इस ए की इमेज, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, चित्रण। मतलब यहाँ पर जो बी फलन है, बी यहाँ पर जो बी है इस फलन के एफ के अंतर्गत ए की क्या कहलाती है, इमेज कहलाती है। तथा इसको ए को भी, इसका भी कुछ ना कुछ नाम होगा। जब हम बी को ए का क्या बोल रहे हैं, इमेज बोल रहे हैं, और ए को क्या बोलेंगे, बी की प्री इमेज, बी की प्री इमेज, और प्री इमेज को क्या बोलते हैं, ये प्रतिचित्रण कहलाता है। आप चाहें इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जिससे आप अपने नोट्स बना सकते हैं घर पर, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ रहे थे संबंध के बाद। संबंध के बाद हमने इसको एक अच्छे तरीके से समझाया था, जिसमें पूर्ण रूप से इसको एक्सप्लेन किया। ओपन है। अब हम फलन को एक अच्छे तरीके से और समझते हैं संबंधों के द्वारा। संबंध के द्वारा हम ही पढ़ रहे थे फलन को। देखो यहाँ पर दो संबंध हैं, यहाँ पर समुच्चय ए है और समुच्चय बी है। समुच्चय ए में कितने अवयव हैं, एक्स वाई जेड, और यहाँ पर 1 2 3। इनके बीच को संबंध को दर्शाया गया है। एक्स और 1 का संबंध है, वाई का 2 से संबंध है, और जेड का 3 से संबंध है, ठीक है। और इस संबंध को मैंने बोला ये संबंध होता है, और संबंध को हम क्या बोलते हैं, फलन कहते हैं, ठीक है। और एक अभी परिभाषा लिखाई थी कि संबंध के में कि यदि समुच्चय ए के जितने भी अवयव हैं उनकी केवल और केवल बी में क्या होनी चाहिए, केवल और केवल ए की इमेज होनी चाहिए, और यह ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पर देखो x की केवल कितनी इमेज है, इसमें a की है, और y की केवल कितनी इमेज है, 2 ही है, और z की कितनी इमेज है, 3 है, और सबकी इमेज इसमें बन रही है, ठीक है। और इसको हम इसलिए हम क्या बोलेंगे, फलन होगा, नहीं होगा, ये फलन होगा, ठीक है। अगर बाई चांस, अब दूसरे पॉइंट पर देखते हैं। यहाँ पर x की यहाँ 3 अवयव हैं उसी प्रकार से, और यहाँ पर भी b में कितने अवयव हैं, 4, और इन सब में दोनों में संबंध को दर्शाया गया है। x के देखो यहाँ पर x का 1 से संबंध भी है, और x का 2 से भी है, और यहाँ y का 3 से भी है, और 4 का भी है, और यहाँ z को छोड़ दिया गया है। इसका भी कोई ना कोई संबंध होना चाहिए यहाँ पर। तो और यहाँ पर भी कितने संबंध को दर्शा रहा है, कितनी इमेज बन रही है इसकी, x की 1 भी बन रही है और 2 भी इमेज बन रही है। मतलब बननी कितनी चाहिए थी इमेज, 1 बननी चाहिए थी, लेकिन बन कितनी रही है, केवल 2 इमेज बन रही है। क्या ये संबंध होगा, संबंध तो होगा, ये संबंध होगा, लेकिन इसको हम फलन नहीं बोलेंगे। यह संबंध तो होगा, लेकिन इस संबंध को हम फलन नहीं कहेंगे, ठीक है। आगे अगले पॉइंट पर चलते हैं। यहाँ पर x, तीसरा पॉइंट, यहाँ पर a में उतने ही अवयव हैं और b में भी उतने ही 4 अवयव हैं, ठीक है। अब यहाँ पर x की इमेज कितनी है, 2 है, और y की भी इमेज 2 है, और z की 3। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं क्या सबकी इमेज यहाँ पर है, तीनों की बन रही है, x y z की, ठीक है। और सबकी इमेज एक ही की है ना, सबकी इमेज x की भी 2 ही है, y की भी एक ही इमेज बन रही है, और z की 3। ये संबंध होगा, संबंध होगा। क्या ये फलन होगा, ये फलन नहीं होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने एलिमेंट हैं, कितने अवयव हैं, ए में x y z, और कितने, क्या सबकी इमेज यहाँ पर है, x की देखो यहाँ पर कितनी इमेज बन रही है, 1 और 2, y की कितनी बन रही है, 3 और 4, और z की 3। मतलब इमेज कितनी बननी चाहिए, केवल 1 इमेज होनी चाहिए, लेकिन यहाँ बन कितनी रही है, 2 इमेज। क्या ये संबंध होगा, ये संबंध तो होगा, लेकिन यह फलन कभी नहीं होगा। शायद आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एक दूसरे तरीके से और समझाते हैं। इसको मैंने मान लिया पुत्र, और इसको मैंने मान लिया पिता। यहाँ पर जो x पुत्र है उसके पिता कौन है, 1 है, और उसके ही पिता कौन है, 2 है। क्या ये संभव है कि एक ही पुत्र के 2 पिता हो, संभव है क्या, नहीं है ना। तो
क्या ये फलन होगा? नहीं होगा। यहाँ पर देखो y को, इधर को देखो y को, y के जो पिताजी हैं वो 3 भी हैं और y के जो पिताजी हैं वो 4 भी हैं। क्या एक ही पुत्र के 2 पिताजी हैं? नहीं पॉसिबल है ना। फिल्मों में तो होता है, रियल लाइफ में थोड़ी ना होता है, तो यह फलन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से एक बात समझ में आई कि कौन सी बात समझ में निकल रही है? पहला पॉइंट क्या निकल रहा है हमारा कि जो फलनों में संबंध होता है, जो प्रत्येक संबंध फलन तो हो सकता है, क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। इसमें 2 बात निकल के आ रही हैं कि जो प्रत्येक फलन होता है वो संबंध होता है। प्रत्येक फलन जो होता है क्या होता है? संबंध। और फलन कब वो बनेगा? जब उसमें संबंध होगा। संबंध होगा नहीं तो वो फलन नहीं बनेगा। प्रत्येक फलन संबंध होता है लेकिन प्रत्येक संबंध फलन नहीं होता। लेकिन प्रत्येक संबंध फलन नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर 2 पॉइंट निकल के आए कि प्रत्येक जो फलन है, यहाँ पर जो देखो ये फलन है, ये फलन है ना, क्या इसमें संबंध है? संबंध है तभी तो ये फलन बना है। तो प्रत्येक फलन संबंध होता है लेकिन प्रत्येक संबंध फलन नहीं होता। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपस में संबंध बन रहे हैं लेकिन संबंध ठीक नहीं है, मतलब इमेज बननी चाहिए थी, एक बन कितने नहीं है? 2। लेकिन संबंध तो है लेकिन ये फलन नहीं है। तो इसमें 2 पॉइंट क्लियर हो गए आपके कि प्रत्येक फलन संबंध होता है लेकिन प्रत्येक संबंध फलन पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, अब आपको शायद कुछ इसमें क्लियर हो गया होगा फलनों के बारे में। अब हम आगे एक और तरीके से फलन को समझाते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब आगे एक पॉइंट और समझते हैं फलन में। समुच्चय ए से संबंध, समुच्चय ए से समुच्चय बी में जो संबंध है वो क्या कहलाता? फलन। अभी हमने पढ़ा था संबंध के बारे में। जब संबंध के पहले सदस्य एक जैसे ना हो, यहाँ से एक लाइन समझ आ रही है कि संबंध के जो पहले वाले आगे वाले सदस्य एक जैसे ना हो तभी वो संबंध क्या कहलाएगा? फलन कहलाएगा। ठीक है, अभी हमने इसके बारे में जांचा था, पूरे एग्जाम्पल लिए थे कि संबंध फलन कौन सा होगा, और फलन सारे संबंध तो होते ही हैं। ठीक है, इसके लिए हम समझते क्या है कि 2 एग्जाम्पल लिए, 2 सेट लिए, 2 समुच्चय लिए ए और बी, लेकिन कैसे होने चाहिए दोनों? खाली। ठीक है, संबंध को हम क्या बोल रहे हैं? फलन बोलते हैं। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया, r = 1, 2, 1, 5 और 1, 7। यहाँ पर देखो जो पहले सदस्य हैं यहाँ भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। दूसरे में आए, दूसरा जो संबंध है 1 और 5 का, उसमें ही पहला सदस्य क्या है? 1 है। तीसरा जो संबंध है 1 और 7 का, इसमें ही पहला सदस्य क्या है? 1 है। मतलब यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, सारे सदस्य कैसे हैं? एक जैसे। क्या ये संबंध तो है, क्या ये फलन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारी लाइन क्या कह रही है? जब संबंध के पहले सदस्य एक जैसे ना हो तभी वो संबंध क्या कहलाएगा? फलन कहलाएगा। ठीक है, तो ये संबंध तो होगा, ये फलन नहीं होगा। दूसरे को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर दूसरा एग्जांपल लिया है 1 और 2। पहला संबंध क्या है? 1 और 2 का। दूसरा संबंध क्या है? 1 और 3 का। और तीसरा संबंध क्या है? 1 और 4 का। यहाँ पर सब पहले सदस्य देखो क्या सेम है सारे, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तीनों सेम है। ये संबंध तो है लेकिन क्या ये फलन होगा? नहीं होगा, ये भी फलन हमारा नहीं होगा। अगला पॉइंट देखते हैं, तीसरा एग्जाम्पल। यहाँ पर दिया हुआ है XY, यहाँ पर UV और यहाँ पर कोई YZ। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहला सदस्य x है, यहाँ पर दूसरा क्या है? u है और यहाँ पर y। क्या पहले सदस्य एक जैसे हैं? पहले सदस्य एक जैसे नहीं है। क्या संबंध तो है, क्या संबंध के साथ ये फलन होगा? फलन होगा, क्योंकि इस संबंध के पहले सदस्य एक जैसे नहीं है। ठीक है, जहाँ पर भी एक जैसे सदस्य मिल जाएं पहले तो उसको हम फलन नहीं बोलेंगे। भाई अभी एक बात आई थी कि एक पुत्र के क्या 2 पिता संभव हैं? नहीं है ना, केवल 2 पुत्रों के एक पिता तो पॉसिबल है। उसी वही कहानी यहाँ पर फलन में हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एक एग्जांपल लेते हैं। fx = कोई एग्जांपल ले रहे हैं x²। ठीक है, यहाँ पर मैं x की जगह रख रहा हूँ 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 × 1 1। अगर मैं यहाँ x की जगह एक वैल्यू ले लेता हूँ -1, -1 स्क्वायर करूँगा तो -1 × -1, 1 × 1 और माइनस का गुणा माइनस में करते हैं क्या आएगा? +1। ठीक है, तो यहाँ पर
मैं संबंध आया निकल के, एक रखा तो मुझे क्या मिला, एक एक में संबंध बन गया। यहाँ मैंने क्या रखा, -1 और मुझे क्या मिल गया, 1। ठीक है, मेरे पास ये संबंध निकल के आ गई। क्या ये संबंध है, संबंध। क्या हम इस संबंध को फलन बोल सकते हैं? देखो यहाँ पर हमारी लाइन पर गौर फरमाते हैं। सबसे पहले ऊपर वाली लाइन क्या आएगी, जब संबंध के पहले सदस्य एक जैसे ना हो। यहाँ पर 1 दिया है और यहाँ पर -1, दोनों सदस्य अलग हैं। ये संबंध तो है, क्या ये फलन होगा? हाँ जी, ये ज़रूर फलन होगा, क्योंकि इसके पहले सदस्य एक जैसे नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद हम संबंध को, इस फलन को वक्रों के द्वारा समझते हैं कि वक्र के द्वारा फलन होता है या नहीं होता है। ठीक है, अब हम वक्र के द्वारा फलन को समझेंगे कि वक्र में फलन कैसे संभव होते हैं। क्या वक्र में ही फलन होते हैं? तो हमने लिखा है वक्र के द्वारा फलन की व्याख्या। यदि वक्र में y अक्ष के समांतर, हमारे पास कोई वक्र है, ठीक है, उसमें 2 अक्ष होते हैं, एक x अक्ष होता है और एक कैसा होता है, y अक्ष। ठीक है, उसके समांतर, किस अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर कोई लाइन खींचें, कोई पंक्ति खींचें और वह वक्र को, कौन, ये लाइन वक्र को कितने बिंदु पर काटे, 2 बिंदु पर काटे, तो हम कहेंगे कि वो भाई वक्र, वो फलन नहीं होगा। अगर केवल एक ही बिंदु पर काटे तो हम उसको फलन कहेंगे। अगर वह लाइन, कौन सी लाइन, जो y अक्ष के समांतर हम खींच रहे हैं, अगर वह लाइन इस वक्र को 2 बिंदुओं पर काटेगी तो हम उस वक्र को फलन नहीं कहेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपके? तो आगे मेरे पास ये मैंने वक्र बनाया है, यहाँ पर ये मेरा x अक्ष है और यहाँ पर मेरा कौन सा अक्ष है, y अक्ष। ठीक है, उसके बाद मैंने एक फिगर बनाया है, ये वाला। अब मैं y अक्ष के समांतर क्या बोलते हैं, सीधी लाइन खींचना। जैसे मेरे पास कोई ऐसी लाइन है, अगर कोई कहे भाई एक समांतर लाइन खींचो इसके समांतर, तो मैं ऐसे खींच दूंगा। ठीक है, अगर कोई कहे इसके लंबवत लाइन खींचो, तो लंबवत में क्या होगा, इसके ऐसे 90 डिग्री के ओर पर बन जाती है। ठीक है, ये मेरे पास कोई फिगर है। अब मेरे पास x अक्ष कौन सा है, ये वाला होता है, और y अक्ष ये। ठीक है, इस अक्ष के समांतर, तो मैंने ये लाइन खींची y अक्ष के समांतर। ठीक है, इस फिगर में देखो ध्यान से कि जो मैंने फिगर बनाया है ये कितने बिंदु पर काट रही है लाइन, 2 बिंदु पर। एक बिंदु तो ये रहा और दूसरा बिंदु ये रहा। क्या ये वक्र फलन होगा? क्या ये वक्र फलन होगा? नहीं होगा, क्योंकि मैंने क्या लिखा है कि अगर हम y अक्ष के समांतर कोई लाइन खींचते हैं और कितने बिंदु पर काट रहे हैं, अगर वो काटे 2 बिंदु पर, तो इस स्थिति में इस वक्र को हम फलन नहीं कहेंगे। ठीक है, इसको एक और तरीके से प्रूव करते हैं। ठीक है, मान के चलो मैंने इसके बीच की डिस्टेंस ले ली 2, ठीक है, इसके बीच की डिस्टेंस लेगी मैंने 4 और यहाँ से यहाँ तक की मैं मान लेता हूँ 3। कितनी डिस्टेंस मान लेता हूँ? 3। तो यहाँ पर जो बिंदु आएंगे, कौन कौन से निर्देशांक बनेंगे? हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? x अक्ष से। x अक्ष की कौन सा है? 3 और इसका यहाँ से 2। तो यहाँ से निर्देशांक हमारे जो बिंदु बनेंगे 3 और 2। अब इस बिंदु की बात करें, यहाँ पर कितने बनेंगे? x अक्ष लेंगे सबसे पहले, कौन सा आएगा? 3 और y का यहाँ से यहाँ तक कितना है? 4। तो हमें 2 पॉइंट मिल रहे हैं, एक तो 3 2 और 3 4। कितने संबंध निकल कर आए हमारे पास? देखो 3 2 और 3 और 4, ये हमारे पास निकल के आ गया संबंध। अब देखो यहाँ पर अभी इससे पहले एक लाइन समझाई थी कि अगर आगे वाले सदस्य कैसे हों, सेम हों, एक समान हो, क्या उसको हम संबंध को फलन कहेंगे? नहीं कहेंगे। उस संबंध को हम फलन नहीं कहेंगे अगर संबंध के सबसे पहले वाले सदस्य कैसे हों? समान हों। क्या ये वक्र फलन होगा? नहीं होगा। और एग्जाम्पल लेते हैं और अच्छी तरह से समझते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक दूसरा फिगर बनाते हैं और उनमें इस वक्र को समझते हैं। ये मैंने दूसरा फिगर बनाया, ये x अक्ष हो गया, ये हो गया y अक्ष। ठीक है, ये मैंने कोई दूसरा फिगर बना दिया। अगर मुझे क्या करना है, इस y अक्ष और x अक्ष, y अक्ष के समांतर अब मुझे क्या खींचनी है? एक लाइन खींचनी है। ये मैंने लाइन खींच दी। ठीक है,
अब ये कितने बिंदु पर काट रही है? केवल एक बिंदु पर। एक बिंदु पर काटे तो फलन होगा नहीं होगा? ये वक्र फलन जरूर होगा, क्योंकि हमारी लाइन बोल क्या रही है कि अगर दो बिंदु पर काटे उसको हम फलन नहीं कहेंगे, केवल एक बिंदु पर काटे उसको हम फलन कहेंगे। और दूसरे तरीके से समझते हैं, यहाँ पर मान के चलो मैंने इसकी बीच की दूरी ले ली 2 और यहाँ पर मैंने इसकी बीच की दूरी ले ली 3, ठीक है। तो यहाँ पर जो बिंदु निर्देश बनेंगे, निर्देशांक बनेंगे 2 और 3। क्या संबंध आया हमारे पास? 2 और 3। क्या आगे पीछे कोई संबंध, ऐसी संख्या आ रही है जो सेम है? नहीं है। तो क्या हम इसको फलन बोलेंगे? बताओ, फलन कहेंगे। क्या ये वक्र फलन होगा? ये वक्र कैसा होगा? फलन होगा, ठीक है। उसके बाद एक और एग्जाम्पल समझते हैं। तीसरा फिगर बनाते हैं। इस फिगर में ये मैंने ये फिगर बना लिया ऐसे, और ये मेरा हो गया एक्स अक्ष और इसका ये हो गया हमारा वाई अक्ष, ठीक है। अगर मुझे क्या करना है, वाई अक्ष के समांतर एक लाइन खींच दी है। अब देखो यहाँ पर ये कितने बिंदु पर काट रहा है? ये वाली लाइन जो इसको कितने बिंदु पर काट रही है? केवल एक ही बिंदु पर। ये रहा। क्या ये वक्र फलन होगा? ये वक्र फलन होगा, ठीक है। केवल एक ही बिंदु पर काटनी चाहिए, उसी वक्र को हम फलन कहेंगे। अगर दो बिंदु पर काटे उस वक्र को हम फलन नहीं कहेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। देखो ये वाला। अब यहाँ पर इसको मैंने, ये एक्स अक्ष हो गया हमारा, ये कौन सा अक्ष हो गया? वाई अक्ष, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस वाई अक्ष के समांतर, इस वाई अक्ष के समांतर क्या खींचनी है? लाइन खींचनी है, ये खींचे। अब ये कितने पॉइंट पर क्रॉस कर रहा है? पहले पॉइंट ये रहा, यहाँ पर क्रॉस कर रही है, और दूसरा पॉइंट ये रहा। क्या ये जो मैंने फिगर बनाया, जो वक्र बनाया, क्या ये फलन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। ऑफिशियली मैंने पहले पॉइंट में नोट्स में लिखा रखा है कि उसी वक्र को हम फलन बोलेंगे जो केवल एक ही बिंदु पर काटे, ठीक है। अगर कोई लाइन जो हम वाई अक्ष के समांतर खींच रहे हैं, अगर वो दो बिंदु पर क्रॉस कर रही है, दो बिंदु पर कट कर रही है, उस वक्र को हम फलन नहीं कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी वो हिसाब है। मैंने इसको 1 मीटर मान लिया, इसकी बीच की को मैंने 4 मान लिया, और इसको मैंने मान लिया 3, ठीक है। तो इसके जो पॉइंट बनेंगे, एक्स से शुरू करेंगे 3, 1, और इसके जो पॉइंट बनेंगे एक्स से शुरू करेंगे, एक्स वाला सबसे पहले, उसके बाद वाई, 3 और 4, ठीक है। यहाँ पर जो संबंध निकल के आया 3 और 1, 3 और 4, यहाँ पर वही कंडीशन है। आगे वाले सदस्य कैसे हैं? सेम है। यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। क्या ये फलन होगा? संबंध तो है, लेकिन इसको हम क्या नहीं बोल सकते, यह फलन नहीं होगा, ठीक है। ये थी हमारी वक्र के द्वारा फलन की व्याख्या। यदि वक्र में हमारे पास कोई वक्र दिया गया है, उसमें 2 एक्सिस होते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। अगर हम वाई अक्ष के सामने अगर कोई इसमें फिगर दिया गया है, उसमें हम वाई अक्ष समांतर कोई लाइन खींच रहे हैं, अगर वो लाइन उस वक्र को कितने बिंदु पर काट रही है? अगर एक बिंदु पर काट रही है उसको हम फलन कहेंगे, लेकिन अगर 2 बिंदु क्रॉस कर रही है उस वक्र को हम फलन नहीं कहेंगे, ठीक है। शायद मैं आशा करता हूँ आपकी ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ जो फलन में नए नए पॉइंट्स आते हैं उनको साथ में लेकर चलते हैं, ठीक है। फलनों को हमने अभी वक्र के द्वारा समझा था। अब हम जब फलन में आगे बढ़ेंगे तो हमें इन संख्याओं की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। उन संख्याओं को समझना भी बहुत ज़रूरी है। संख्या हमारी जो नंबर होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है हमारी वास्तविक संख्याएं, और दूसरी होती हैं एक हमारी काल्पनिक संख्याएं, ठीक है। जैसा कि आप नॉर्मल आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, जो हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं वो कौन सी होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनको हमारी एक नंबर लाइन होती है, जिनको हम एक नंबर लाइन पर लिख सकते हैं, ठीक है, उनको हम वास्तविक संख्या बोलते हैं। और ऐसी संख्या जिसको हम अपनी एक नंबर लाइन पर प्रदर्शित नहीं कर सकते, और ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्याएं। नंबर लाइन मैंने ऐसे बना रखी है, देखो ये, क्योंकि जो नंबर्स होते हैं वो अनंत होते हैं, क्योंकि एक नंबर के पीछे एक नंबर के आगे एक नंबर, ये नंबर बढ़ते रहते हैं, ठीक है। नंबर का कोई अस्तित्व नहीं है। तो हमारी जो ये मैंने लाइन बनाई है, हमारी जो नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस
इनफाइनाइट, ठीक है। इसमें न्यूट्रल पॉइंट होता है, एक होता है 0, ठीक है, जिसकी खोज इसमें हुई थी, इंडिया में ही हुई थी, ठीक है। और ये माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट के बीच में जितनी संख्याएं होती हैं जिसको हमने नंबर लाइन पर प्रदर्शित किया है, जिन नंबरों को, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं। इन वास्तविक संख्याओं को एक अंग्रेजी वर्णमाला के शब्द से, जिसको आर से दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं, आर से, जिसका फलनों में सबसे ज़्यादा प्रयोग मिलेगा। इस आर शब्द का मतलब ही क्या है, वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या कौन सी होती हैं, जिनको हम नंबर लाइन पर दर्शा सकते हैं, इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस रखना। ये आर होता क्या है, सबसे ज़्यादा इनका फलनों में सबसे ज़्यादा प्रयोग मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं काल्पनिक संख्याएँ। काल्पनिक संख्याएँ वो होती हैं जो जैसे काल्पनिक होती है, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, ठीक है। ऐसी संख्याएं जिनको हम इस लाइन पर नहीं दर्शा सकते, जिनका इस लाइन से कोई मतलब नहीं है, इनको ऐसे जैसे घर से बाहर निकाल देते हैं ना, बाहर पटक देते हैं, सेम इनका ही हाल है, ठीक है। इन संख्याओं का कोई तोड़ बोड़ नहीं है, ये ऐसे घूमते हैं। तो ऐसी संख्याएं होती कौन सी हैं, ऐसी संख्या जिनकी हमने आगे क्या लगा दिया, माइनस, और उस माइनस लगा के उसके ऊपर क्या लगा दिया, अंडर रूट, वर्गमूल कर दिया, उन संख्याओं को हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। मतलब ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल। ऋणात्मक संख्या मैंने लिख दी कोई, जैसे माइनस का 6, ठीक है, और इसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया, वर्गमूल। इस संख्या को मैं क्या बोलूँगा, काल्पनिक संख्याएं। एक संख्या होती है माइनस का 1, इस माइनस का 1 को हमने 11th क्लास में पढ़ा होगा, इसको क्या बोलते हैं, आयोटा। एक ऐसी आई होती है टेढ़ी करके, उस पर एक बिंदी, और इस शब्द को हम क्या बोलते हैं, आयोटा, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिखूँ, -5 है जैसे मेरे पास, तो -5 को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 5 गुणा माइनस का 1 है, तो दोनों के ऊपर एक ही चादर है ना, ठीक है। इस √5 को मैंने ऐसे लिख दिया, और √-1 क्या होता है, आयोटा। √-1 किसके बराबर होता है, आयोटा के बराबर। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, √5 आयोटा, ठीक है। ऐसी संख्याएँ जो नेगेटिव संख्या होती है और उसके ऊपर अगर अंडर रूट कर दिया जाए, तो ऐसी संख्याओं को काल्पनिक संख्या कहते हैं। लेकिन हमें इनसे अपने टॉपिक में इतना मतलब नहीं है, जो हम केवल इसके ऊपर डिपेंड है। हमारा जो फलन है केवल किसके ऊपर बेस पर चलेगा, इन वास्तविक संख्याओं के बेस पर, ठीक है। वास्तविक संख्या हमारी 3 होती हैं। पहला है, हमने 3 जगह बांट दिया है इनको, पहला पूर्णांक संख्या, दूसरा परिमेय संख्या, और तीसरा अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं, जो माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट, जो नेगेटिव भी होती हैं, पॉजिटिव संख्या भी होती हैं, लेकिन इनमें एक शर्त होती है, इसमें 0 को शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। ऐसी संख्याएं कौन सी होती हैं, पूर्णांक संख्याएं, जिसमें नेगेटिव भी होती हैं, पॉजिटिव भी होती हैं, लेकिन 0 को शामिल नहीं किया जाता। इस संख्याएं कौन सी होती हैं, पूर्णांक संख्या, ठीक है। और इनको किससे प्रदर्शित करते हैं, या तो Z से या I से। इन दोनों जो प्रदर्शित करने वाले पॉइंट हैं उनको ध्यान रखना, क्योंकि फंक्शन में सबसे ज़्यादा इनका ही आपको प्रयोग मिलेगा। उसके बाद बात करता हूँ परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, ठीक है। परिमेय संख्या वो होती हैं जो आपने बचपन में भिन्न पढ़ी होंगी 3री-4th क्लास में। अगर इनको ऐसी संख्या जिनको P/Q के रूप में दर्शाया जाए, ठीक है, अंश और हर के रूप में दर्शाया जाए, ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। जिनका कैसा यूज मिलेगा, कैसे प्रदर्शित करेंगे, P/Q के रूप में, ठीक है। लेकिन इसमें एक शर्त होती है, जो हमारी Q होना चाहिए उसका मान 0 नहीं होना चाहिए। Q की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, और उसकी जो फॉर्म होनी चाहिए, जो उसका रूप होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, रूप P/Q के रूप में। ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। किससे दर्शाते हैं, Q से। किससे दर्शाते हैं, कैपिटल Q से, ठीक है। उसके बाद हमारा नंबर आता है अपरिमेय संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर, ठीक है। लेकिन ये एक दूसरे के अपोजिट कैसे हो गई, इनको तो हमने P/Q के रूप में दर्शा देते हैं, लेकिन अपरिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं दर्शाते, और ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। जब हम P/Q के रूप में नहीं दर्शा सकते, तो इनका रूप क्या होगा, √5। इनको कैसे में दर्शाते हैं, अंडर रूट में, √5, √8। लेकिन एक
सस्पेंस होता है कि पाई को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। आप बोलोगे सर पाई का मान क्या होता है 22/7, जो वैल्यू किसके रूप में है, अंश और हर के रूप में, तो पाई को इसमें अपरिमेय संख्या के रूप में क्यों लिखा, क्योंकि जो पाई होती है इसकी जो वैल्यू है वो कंटिन्यूस चलती रहती है। ठीक है, जो पाई का मान कैसा होता है, कंटिन्यूस, और कंटिन्यूस जो चीज़ें चलती रहती हैं, जैसे आपने पढ़ा हुआ 0.333, 0.888, वो कैसी वैल्यू होती हैं, इसलिए पाई को इसी में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, उसके बाद हमारी जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं हमारी दो प्रकार की, मैंने अभी बताया था। एक तो होती है ऋण पूर्णांक संख्या, नेगेटिव इंटीजर नंबर, और दूसरा होता है धन पूर्णांक संख्याएं, पॉजिटिव इंटीजर नंबर। ठीक है, जो हमारी धन पूर्णांक संख्याएं होती हैं उनको मैं प्राकृतिक संख्या भी बोला जाता है। उनको क्या बोलते हैं, धन पूर्णांक संख्याओं को नेचुरल नंबर भी बोला जाता है। ठीक है, ऋण पूर्णांक संख्याओं को किससे दर्शाते हैं, पूर्णांक संख्याओं को आई से, तो ऋण पूर्णांक संख्याओं को आई के ऊपर क्या लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं। ठीक है, तो ऋण पूर्णांक संख्या कौन कौन सी होंगी, माइनस इनफाइनाइट से लेकर जो माइनस की जितनी भी नंबर होते हैं वो सारे क्या होंगे, ऋण पूर्णांक संख्याएँ। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ धन पूर्णांक संख्याओं के बारे में। धन पूर्णांक कौन सी होगी, जिसमें माइनस नहीं होगा, वो सारी कैसी होंगी, पॉजिटिव नंबर होंगे। तो जो 1 2 3 4 से लेकर इनफाइनाइट तक होती हैं पॉजिटिव, तो उनको हम क्या बोलते हैं, धन पूर्णांक संख्या। जो सारी संख्याएं पॉजिटिव में इनफाइनाइट तक जा रही हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, और प्राकृतिक संख्याओं, धन पूर्णांक संख्याओं को किससे दर्शाएंगे, उसके ऊपर माइनस लगा दिया, इसके ऊपर हमने प्लस लगा दिया। ठीक है, आप चाहे तो इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा और आपके लिए बेटर रहेगा। उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि जो सेट होते हैं उनमें इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, फलनों में, तो फलनों में कुछ ऐसे नंबर मिलेंगे आपको, ऐसे संकेत दिए जाएंगे, n हो गया, z हो गया, i + i - r और q। ठीक है, जिनको आप समझ में नहीं पाएंगे होता क्या है, इनको कैसे दर्शाते हैं। n का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर, जिसको क्या बोला जाता है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, यहाँ पर z और i का मतलब या तो z आएगा या i आएगा। ये z और i का मतलब क्या होता है, पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याओं का एक सेट, समुच्चय। ठीक है, तो z i को क्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। यहाँ पर अगर i+ दिखे आपको तो i+ का मतलब इंटीजर, मतलब पूर्णांक संख्या है, वो कैसी हैं, पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब धनात्मक। ठीक है, धन पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। उसके बाद आ जाए i-, i मतलब इंटीजर, कैसी हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं लेकिन वो कैसी हैं, नेगेटिव, मतलब ऋणात्मक संख्याओं का समुच्चय। अगर कहीं भी ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय दिखे तो मतलब i- दिखे तो वो है क्या चीज़ है, ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं। माइनस, जो भी नेगेटिव संख्याएं होती हैं माइनस इनफाइनाइट से लेकर जो भी माइनस की जो वैल्यू होती हैं वो क्या होंगी, ऋण पूर्णांक संख्याएं। अगर आपको सबसे ज़्यादा फलनों में आपको सबसे ज़्यादा जो यूज मिलेगा वो किसका मिलेगा, इस r का मिलेगा। और r क्या होती हैं, रियल नंबर, और रियल नंबर में ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, कौन कौन सी जो मैंने अभी बताई है, पूर्णांक संख्याएं, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, और r क्या होता है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। और वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं, जो माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक चलती हैं, जिसमें जीरो भी शामिल होती है। और पूर्णांक संख्या क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याओं में नेगेटिव भी होती हैं, पॉजिटिव भी होती हैं, लेकिन एक शर्त होती है, उसमें जीरो को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला है Q। इस Q का मतलब क्या होता है, Q बोलते हैं रेशनल नंबर, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। अगर आपको कहीं भी Q दिख जाए तो Q का मतलब क्या होता है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। और परिमेय संख्या कैसी होती हैं, फ्रैक्शन के रूप में, भिन्नों के रूप में, P/Q के रूप में। लेकिन जो नीचे वाला Q जो हर होता है उसका मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यही इसकी शर्त होती है परिमेय संख्याओं की। जो इसका जो रूप होता है वो कैसा होता है, P/Q के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में होता है। लेकिन इस नीचे वाले का मान, नीचे वाले आदमी का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। ठीक है, अगर परिमेय P/Q के रूप में नहीं होती हैं तो वो कौन सी संख्या होती हैं, अपरिमेय संख्या। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इन जितने भी यहाँ पर डोनेट रिप्रेजेंट किया गया है n, z, i+, i-, ये सारे फलनों में जितने हम फंक्शन पढ़ेंगे, जो भी आप आगे कंपटीशन से एग्ज़ाम देंगे, उन सब में सबसे ज़्यादा इनका पूछा गया है। ठीक है,
कितने मिनट की होगी, कितने मिनट की होगी? इसमें हम लास्ट ऑफ इस टॉपिक में बात करेंगे जो फलनों में सबसे ज़्यादा इसमें आगे यूज़ किया जाता है अंतराल का, इंटरवल। ये होता क्या है इंटरवल? देखते हैं, समझते हैं। आपने क्लासों में कोष्ठकों के बारे में पढ़ा होगा, जैसे मंझला कोष्ठक हो गए, उसमें अभी समुच्चय में अभी बताए थे। इसमें मैंने कोई 2 ऑप्शन लिए, a=1 3, दूसरा लिया है मैंने a=1 3 और तीसरा लिया है a=1 3। ठीक है, ये तीनों ही मंझला कोष्ठक अलग अलग हैं और आप समझ, और ये तीनों ही अपने अलग अलग प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है 1 और 3। इसका 1 और 3 का मतलब क्या है इस मंझला कोष्ठक के अंदर? इसका मतलब है केवल इसमें 2 ही आदमी हैं, 1 और 3। ठीक है, इसके अलावा कोई भी, इसके अलावा कोई भी अवयव नहीं है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? मंझला कोष्ठक। ठीक है, और इसको इंग्लिश में कर्ली ब्रैकेट कहा जाता है। उसके बाद दूसरा देखो मैं 1 और 3। 1 और 3 का मतलब ये होता है कि इसमें 1 और 3 बाहर हैं, ये बाहर के लोग हैं, इनको इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। लेकिन 1 और 3 के बीच में जो अंक रह गए हैं, जैसे 1.2, 1.8, 1.5, 1.6, जो बीच के जो लोग हैं, केवल उन्हीं संख्याओं को, उन्हीं नंबरों को इसमें सम्मिलित किया गया है और 1 और 3 को सम्मिलित नहीं किया गया। अगर वैसे देखें, यहाँ पर अगर मैं 1 को बिठाऊंगा तो कहाँ जाएगा? फिसल जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा। अगर मैं इस वाले को बिठाऊंगा 3 को तो ये भी बाहर निकल जाएगा। तो बचेगा कौन? इसके बीच की संख्याएँ, 1 और 3 के बीच की संख्याएँ। इस कोष्ठक का मतलब ये है, इनमें 1 और 3 को सम्मिलित नहीं किया गया है और इनके बीच की जो नंबर हैं केवल उन्हीं को सम्मिलित किया गया है। 1 और 3। यहाँ पर इस बड़ा कोष्ठक का मतलब क्या है? ठीक है, इस छोटे जो कोष्ठक है उसको बोलते हैं ओपन इंटरवल और इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल, मतलब बंद अंतराल और खुला अंतराल। बंद का इसमें क्या है? अगर मैं 1 को बिठाऊंगा तो ऊपर ही रहेगा, मतलब इसमें 1 सम्मिलित है और 3 भी क्या है? इसमें शामिल है। 1 भी शामिल है, 3 भी शामिल है और इसके जो बीच की संख्या है 1.2, 1.8, वो भी सारी चीज़ें इसमें जो नंबर आ रहे हैं 1 और 3 के बीच में, वो भी इसमें शामिल होंगी। अंतर क्या है? इसमें केवल कौन कौन सी होंगी? 1 और 3 होंगी। इसमें इसका मतलब क्या है? इसमें ना तो 1 रहेगी ना 3 रहेगी, इसकी जो बीच की संख्या आ रही हैं वो रहेंगी। इसमें 1 और 3 का मतलब क्या है? यहाँ पर 1 भी रहेगा, 3 भी रहेगा, उसके बीच की जो संख्याएँ आ रही हैं वो भी इसमें शामिल होंगी। उसी के आधार पर हमने इस केस में वो बोल दिया गया इनको इंटरवल। ठीक है, अंतराल जो होता है हमारा 3 प्रकार का होता है, खुला अंतराल, बंद अंतराल, एक अर्ध खुला अर्ध बंद अंतराल। खुला अंतराल किससे दर्शाते हैं? छोटे कोष्ठक में। बंद अंतराल को बड़े कोष्ठक में। ठीक है, और अर्ध खुला मतलब आधा खुला है और आधा बंद। ठीक है, तो इसके बीच की कोई भी संख्याएं हैं, ऐसे 1 और 2। ठीक है, तो इनके बीच में लिखूंगा तो इसमें 1 और 2 को शामिल नहीं किया जाएगा, केवल 1 और 2 के बीच की संख्याएं हैं, केवल उन्हीं को सम्मिलित किया जाएगा। इसको ऐसे कोष्ठक में अगर कोई भी वैल्यू दिखती है उसको हम क्या बोलेंगे? ओपन इंटरवल। ठीक है, बंद अंतराल, बंद अंतराल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बड़े कोष्ठक से। ठीक है, बड़े कोष्ठक में जितनी भी संख्याएं आएंगी वो भी शामिल हैं और इनके बीच की जो भी संख्याएं होंगी वो भी शामिल होंगी। और इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोज इंटरवल, बंद अंतराल। एक होता है आधा खुला और आधा बंद, सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल। मैंने कोई संख्या लिखी जैसे 1, 2, तो इसमें कौन सी संख्या शामिल नहीं होगी? 1 शामिल नहीं होगी, 2 इसमें शामिल होंगी। ठीक है, इनको बोलते हैं अर्ध खुला अर्ध बंद अंतराल। इसके बारे में और कल हम इसके बारे में चर्चा करेंगे और वीडियो आप ध्यान से पढ़ें और मन लगा कर देखें और आगे इसके रिलेटेड पहले हम इसकी थ्योरी करा रहे हैं और आगे इसके एग्जाम्पल वाइज लेते हुए आपके बेस को सॉलिड बनाते हुए हम आगे चलाएंगे। थैंक यू वेरी मच।